नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज का कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले एक भूल सुधार। रविवार को जो स्पेशल किया था मैंने मिज़ोरम पर, उस पर इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि शेखर गुप्ता को कोट करते हुए मैंने राजेश पायलट और सुरेश कलमाडी को बेवजह क्रेडिट दे दिया। उन्होंने कहा कि तथ्यात्मक रूप से ये बात सही नहीं है, शेखर गुप्ता ने गलत लिखा है और उसी के आधार पर मैंने भी गलत बोला, तो उसके लिए सबसे पहले तो माफ़ी। लेकिन उन्होंने जो बात बताई, जो सही बात है, वो भी जानना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट कमीशन हुए थे 29 अक्टूबर 1966 और ये घटना मिज़ोरम की है 5 मार्च 1966 की, तो इसलिए वो उस समय एयरफोर्स में थे ही नहीं। लेकिन सुरेश कलमाडी उस समय एयरफोर्स में थे, लेकिन वो फाइटर पायलट थे, इसके बारे में वो श्योर नहीं है। और आखिरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि इस पूरी घटना का, इस पूरे ऑपरेशन का इंडियन एयरफोर्स के रिकॉर्ड्स में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इससे आप समझ लीजिए कि इस ऑपरेशन को किस तरह से दबाने की, छिपाने की कोशिश हुई थी। तो ये तो संडे स्पेशल के बारे में जो भूल सुधार थी उसके बारे में। अब आज की बात करते हैं। आज बात कर रहा हूँ फिर से एक बार महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चाचा भतीजा क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ये किसी के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। शनिवार को एक मीटिंग हुई। शनिवार को पुणे में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार, जो महाराष्ट्र सरकार में अब डिप्टी सीएम हैं, उनकी एक बैठक हुई पुणे के बिल्डर, रियल एस्टेट डेवलपर अतुल चोरडिया हैं, उनके घर पर। अब शरद पवार ने कहा कि भाई वो मेरे भतीजे हैं और परिवार का मैं सबसे वरिष्ठ सदस्य हूं, तो हम आपस में मिलते हैं, तो इसमें कोई सीक्रेट मीटिंग या इसमें कुछ और देखने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो पुणे में शरद पवार के घर पर भी मिल सकते थे दोनों। घर पर न मिलकर चाचा भतीजा किसी एक बिजनेसमैन के यहाँ मिले, और मुलाकात भी ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली गैदरिंग हो या इस तरह का सोशल ओकेजन हो, उसमें मुलाकात हो गई। ये बाकायदा तय करके बैठक थी। बैठक इसलिए कह रहा हूँ कि 4 घंटे दोनों साथ रहे, और इसमें कुछ समय तक जो है एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, वो भी शामिल रहे। तो ये कहना कि ये चाचा भतीजे की मुलाकात थी, ये तो बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये, शरद पवार और अजीत पवार कर क्या रहे हैं। शरद पवार ने इसके बाद कहा कि ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, अजीत पवार मेरे भतीजे हैं। लेकिन आगे जो कहा उससे आप अंदाज़ा लगाइए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने एक अलग स्टैंड लिया है, अलग फैसला लिया है, लेकिन कुछ मित्र हैं, दोस्त हैं, जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाऊं। लेकिन एनसीपी किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। अब शरद पवार की इस बात पर यकीन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है कुछ सौदेबाजी चल रही है। शरद पवार अपने लिए कोई जो है वो एक बहाना चाहते हैं, फेस सेविंग चाहते हैं अजीत पवार के साथ आने के लिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप याद कीजिए, जब अजीत पवार छोड़कर गए थे, अजीत पवार और उनके साथी प्रफुल्ल पटेल और बाकी लोग, उस समय उन्होंने 2 दिन बाद ही एक रैली की थी और उसमें कहा था कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ और मैं फिर से पार्टी खड़ी कर सकता हूँ। अब वो सारा जोश, वो सारा आक्रोश, वो सब खत्म हो चुका है। उसके बाद से आपने शरद पवार का ऐसा कोई बयान नहीं सुना होगा। उसके बाद दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने लिखकर चिट्ठी दी है, इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि भाई आपकी पार्टी में विवाद है, आपकी पार्टी के एक नेता अजीत पवार ने चिट्ठी भेजी है इलेक्शन कमीशन को कि आपको हटाकर उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, और पार्टी के बाकी पदाधिकारियों के नाम उन्होंने भेजे हैं। शरद पवार ने उस चिट्ठी, इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी के जवाब में लिखा कि हमारी पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुई। अब ये तो बिल्कुल दिन की तरह एकदम साफ है कि पार्टी में स्प्लिट हो चुकी है, जब तक कि शरद पवार ये न मानते हों कि वो भी अजीत पवार के साथ है। क्योंकि पार्टी में स्प्लिट हो गई, अजीत पवार का फैक्शन गया, बीजेपी से मिल गया, उनके अजीत पवार के अलावा 8 और लोग जो है मंत्री बन गए।
अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। अब पार्टी को टूटने में बचा क्या है? ये बात शरद पवार नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है शरद पवार अगर खुद ही मान रहे हैं कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बीजेपी के साथ आ जाएं, तो शरद पवार भले ही ये कहें कि एनसीपी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगी, किसी भी हालत में नहीं जाएगी, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है, इससे पहले खुद शरद पवार बीजेपी के साथ जाने की बात कर चुके हैं, 2014 के चुनाव के बाद भी, 2019 के चुनाव के बाद भी। तो बीजेपी के साथ एनसीपी कभी नहीं जाएगी, ये बात मुझे नहीं लगता कि कोई मानने को तैयार होगा। तो शरद पवार कुछ खेल खेल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके सामने एक ही लक्ष्य है कि बेटी सुप्रिया सुले का राजनीतिक पुनर्वास कैसे हो, उसका सेटलमेंट कैसे हो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सारा ये जो बातचीत का दौर चल रहा है, और इस मीटिंग से पहले शरद पवार और अजीत पवार की 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो भाई जो पार्टी तोड़ कर ले गया आपकी, आपके सबसे करीबी लोगों को तोड़ कर ले गया, उससे आपको अचानक इतना प्रेम क्यों हो गया कि आप जो है लगातार मिलते जा रहे हैं, और उसके प्रति आपकी कोई तलखी हो, कोई नाराज़गी हो, ये सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब घर में कुछ पक रहा है, और जो घर में पक रहा है, पकाया जा रहा है, वो पकाया जा रहा है कि शरद पवार को क्या मिलेगा अगर वो अजीत पवार के साथ, यानी बीजेपी के साथ, अब बीजेपी के साथ है अजीत पवार, आ जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा, और सुप्रिया सुले को क्या मिलेगा। कुल मिलाकर बात इस पर टिकी हुई है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि एनसीपी, कम से कम शरद पवार का जो फैक्शन है, वो अभी भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में है, और जो विपक्ष का गठबंधन बना है उसमें भी है। वहाँ शक शुरू हो गया है। रविवार को कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो उद्धव ठाकरे से मिलने गए, और उनकी उद्धव ठाकरे की लगभग 2.5 घंटे बातचीत हुई। 2.5 घंटे की बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि हमारी बहुत से मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई, और शरद पवार के मुद्दे पर भी बात हुई। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोग चाहते हैं, यानी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि शरद पवार अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। विपक्षी गठबंधन में बेचैनी इस बात को भी लेकर है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को गठबंधन की बैठक होनी है मुंबई में। अगर उससे ऐन पहले शरद पवार छोड़ देते हैं गठबंधन को, तो गठबंधन की बैठक की शुरुआत का एजेंडा ही सारा जो है वो डावाडोल हो जाएगा। इसलिए गठबंधन की पार्टियों का दबाव है कि शरद पवार अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। शरद पवार कह तो भले रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन बातचीत भी कर रहे हैं, भले ही सीधे न करके अजीत पवार के जरिए कर रहे हैं। बीच में ये चर्चा चली थी कि जयंत पाटिल अजीत पवार के साथ आ गए हैं। जयंत पाटिल ने हालांकि इसका खंडन किया, लेकिन इधर मुलाकातें अजीत पवार जयंत पाटिल की भी बढ़ गई हैं। ये 2 ऐसे एनसीपी के नेता हैं जिनके संबंध बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि विधानसभा में अभी शरद पवार गुट के और अजीत पवार के गुट के विधायकों के बीच में ये सहमति नहीं बनी है कि कहाँ बैठेंगे। तो कुछ बीच में बैठते हैं, मतलब कोई जगह अभी निश्चित हुई नहीं है, क्योंकि पार्टी में फॉर्मल स्प्लिट जो है वो लेजिस्लेचर पार्टी में तो हुई नहीं है। शरद पवार ने ज़रूर इन 8-9 लोगों के खिलाफ स्पीकर को पिटीशन किया है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, लेकिन उसके बाद आगे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इलेक्शन कमीशन में वो कह रहे हैं कि पार्टी में विभाजन नहीं हुआ है, और बाहर वो ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ साथियों ने जो है एक अलग स्टैंड लिया है जिससे हम सहमत नहीं हैं। तो ये मिला जुला खेल, ये जो नूरा कुश्ती चल रही है चाचा भतीजा में, दरअसल इसका नुकसान केवल एनसीपी को हो रहा हो ऐसा नहीं है, इसका नुकसान विपक्षी गठबंधन और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। इसका नुकसान अल्टीमेटली बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार को होगा कि सरकार में 3 पार्टियां शामिल हैं, उनमें से एक पार्टी का स्टेटस ही क्लियर नहीं है। अजीत पवार की ओर से भी अगर आप देखिए तो जैसे एकनाथ शिंदे ने बड़ा स्पष्ट था पहले दिन से उनका कि उनके साथ 40 एमएलए है, और 40 एमएलए का उन्होंने लगातार जो है वो प्रदर्शन किया, वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के सामने हो, चाहे पब्लिक के सामने। अजीत पवार अभी एग्जैक्ट संख्या लेकर पब्लिक में नहीं आए हैं
कि ये हैं हमारे 40 विधायक, ये हमारे साथ हैं। तो इसका मतलब कुछ अंदर खाने कुछ चल रहा है। ऐसे में तमाम तरह की खबरें चलती हैं, अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब अजीत पवार और शरद पवार का मिला जुला खेल है। मिला जुला है या अलग अलग है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अल्टीमेटली इसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है महाराष्ट्र में। ये छवि अगर बनती रही कि इस तरह की सौदेबाजी चल रही है, इस तरह की अनिश्चितता चल रही है, तो इसका नुकसान अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को भी होना शुरू होगा, क्योंकि उसका कैडर भी कंफ्यूज्ड है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी पार्टियों का कैडर कार्यकर्ता जो है वो कंफ्यूज्ड है कि कौन किस तरफ है, कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है। दो पार्टियां टूट गई, शिवसेना और एनसीपी। जो बचा हुआ धड़ा है यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार, दोनों का दावा है कि जनाधार हमारे साथ है। अब किसके साथ है किसके साथ नहीं है तो चुनाव में तय होगा। लेकिन कार्यकर्ता किधर जाए? कार्यकर्ता को एक स्पष्टता चाहिए कि शरद पवार और अजीत पवार के राजनीतिक संबंध टूट गए हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के टूट गए। वहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, वहाँ कन्फ्यूजन नेताओं के मन में है। शिंदे को लगता है कि वो पार्टी के साथ साथ जनाधार भी लेकर आए हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि पार्टी भले शिंदे ले गए हों लेकिन जनाधार मेरे पास है। लेकिन एनसीपी के मामले में तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। तो भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी से भी ये संकेत मिलता है कि कुछ चल रहा है। बीजेपी इंतज़ार कर रही है कि ऊँट किसी करवट बैठे तब हम बोले या ऊँट की सवारी करें। तो ये कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी अनिश्चितता है देश के किसी प्रदेश की राजनीति में नहीं है। और इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार हो ये भी नहीं कह सकते। इस मामले में अब तो जो है एक तरह से 6 बड़ी पार्टियां बन गई, जो 2 धड़े महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और जो दूसरा गठबंधन है महायुति। 3 पार्टियां दोनों तरफ है, 6 पार्टियां हो गई। 6 पार्टियों में कन्फ्यूजन है, संदेह है किसके साथ कितने लोग हैं, कितना जनाधार है, चुनाव में क्या होगा। कुल मिलाकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है और स्पष्ट हो इसकी कोशिश नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यह है। ऐसे में अभी फ़िलहाल कम से कम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि वो उनका घर अभी जो है बचा हुआ है। बीजेपी का तो नहीं टूटेगा लेकिन कांग्रेस के टूटने की संभावना या उसकी बातचीत, उसकी चर्चा जब से शिवसेना और एनसीपी टूटी है वो बंद हो गई है। तो क्या ये चुनाव तक बनी रहेगी ये स्थिति, किसी को नहीं मालूम। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से 10 अगस्त को जो है एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उनके सहित 15-16 विधायक, उनकी सदस्यता चली जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी, नई सरकार आ जाएगी, नया मुख्यमंत्री आ जाएगा और जाने क्या क्या। और पवार साहब में बड़ी ताकत है, अभी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। अब वही शरद पवार से पूछ रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट कीजिए, आप किधर हैं। तो ये राजनीति में ये जो इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि आपको ग्राउंड सिचुएशन पता नहीं है लेकिन आप एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हैं, तो फिर वही हाल होता है। उनको पता नहीं किसने बता दिया था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त की डेडलाइन दी है स्पीकर को। अब आप मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, आपको मालूम, इतनी बेसिक बात तो पता होनी चाहिए कि कोई अदालत किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को या लोकसभा अध्यक्ष को ये निर्देश नहीं दे सकती कि इस तारीख तक फैसला कीजिए। सिर्फ ये सुझाव दे सकती है कि आप जल्दी से जल्दी फैसला कीजिए। जो राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही भी, उसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान जो है 10 अगस्त की तारीख को लेकर जो है माला जपते रहे। लेकिन बात कुल मिलाकर फिर वहीं आती है कि ये चाचा भतीजा कर क्या रहे हैं। ये लड़ रहे हैं कि मिल रहे हैं, ये बीजेपी के साथ आने के लिए हैं या वापस जाने के लिए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए है। तो देखिए ये सिलसिला जो है बहुत लंबे समय तक तो नहीं चल सकता है। इसका निराकरण तो होना ही है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, सबके लिए अच्छा है।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।